नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल गौरवी हिंदी संस्कृतम पे। मैं हूं आपकी संस्कृत अध्यापिका ममता कुमारी। बेटा, आज हम संस्कृत पढ़ने वाले हैं और 10th स्टैंडर्ड का आपका जो ग्रामर पोर्शन है वो उसका पूरा रिवीजन करने वाले हैं। अगर अभी तक भी आपने बिल्कुल नहीं पढ़ाई की होगी ग्रामर की, तो उस अभी भी अगर आप पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा स्कोर आप कर पाएंगे। ये इतना मैं आपको, ये मेरी गारंटी। अगर आपने ये पढ़ लिया तो आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आने वाला है। आप आज का वर्क भी अगर आप समझ लेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। तो हम शुरुआत करते हैं संधि से। संधि में देखिए क्या आता है। संधि में सबसे पहले आपकी संधि पेपर में कौन कौन सी संधि आने वाली है। एक तो आएगी प्रथम वर्ण को तृतीय वर्ण में परिवर्तन। कौन सी? प्रथम वर्ण को तृतीय वर्ण में परिवर्तन। यहीं से शुरुआत करते हैं हम। तृतीय वर्ण में परिवर्तन, ठीक है। प्रथम वर्ण को तृतीय वर्ण में परिवर्तन, तो वो बहुत इजी है। आप उसको समझेंगे तो आपको जरूर समझ में आएगा। तो इसका रूल क्या रहता है कि अगर मान लो किसी शब्द का, ये कहते हैं कि अगर पहले क्या होता है, देखो इसकी डेफिनेशन समझिए थोड़ा। कि ये कहते हैं कि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का जो पहला वर्ण है, तो वो जब परिवर्तन होता है तो व्यंजन संधि वहां पर हो जाती है। देखो कैसे, जैसे ये प्रथम वर्ण को तृतीय वर्ण में परिवर्तन है, उसमें ये कहते हैं कि य र ल व। कौन कौन से? य र ल व। और जो अनुनासिक वर्ण होते हैं, जो प्रत्येक वर्ग का पांचवा वर्ण होता है, जैसे क वर्ग का पांचवा वर्ण है जिसको हम अंग भी बुलाते हैं, और जैसे ऐसे बोलने पे क ख ग घ ड बोल देते हैं। और च छ ज झ य, तो य जो है वो पांचवा वर्ण है, तो उसे अनुनासिक वर्ण भी कहते हैं। ट ठ ड ढ न, त थ द ध न, और प फ ब भ म। तो वो आपको ऐसे याद नहीं रहेगा, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ कौन कौन से होते हैं वो। जो प्रथम वर्ण को तृतीय वर्ण में परिवर्तन करने पर हमें जरूरत पड़ती है किसको छोड़ देना है। य र ल व को छोड़ना है। एक तो किसको छोड़कर? य र ल व। एक तो इनको छोड़ना है, मतलब उसके बाद प्लस के बाद जो प्लस करते हैं ना हम, तो उसके बाद ये नहीं आना चाहिए। क्या नहीं आना चाहिए? य र ल व नहीं आना चाहिए। एक तो एक पांचवा वर्ण नहीं आना चाहिए। पांचवा वर्ण क्या क्या है देखो, एक तो ये पांचवा वर्ण है, एक ये पांचवा वर्ण है, और ये पांचवा वर्ण है, ये पांचवा वर्ण है, और ये पांचवा वर्ण है। ये आपके जो है क्या है, प्रत्येक वर्ग के पांचवा वर्ण है ये जो मैंने लिखे। तो ये नहीं आने चाहिए प्लस के बाद, ठीक है। इनको छोड़कर अन्य कोई वर्ण आ जाता है तो वहां प्रथम को तृतीय वर्ण में परिवर्तन हो जाता है। देखो कैसे, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है कि जैसे अप प्लस जम। तो अप प्लस जम, तो प वर्ग का है वो किसका है? प वर्ग का है। प फ ब भ म होता है ना, तो प वर्ग का है। और इधर प्लस के बाद यहाँ देखो ना, तो इनमें से कोई आ रहा है ना इनमें से कोई आ रहा है। ये जो है इधर प्लस करने के बाद, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका तीसरा कर देंगे। किसका तीसरा कर देंगे? प का तीसरा। प की लाइन में तीसरा क्या आता है? प फ ब। तो ये हो गया अबजम। क्या हो गया? अबजम, ठीक है। ब है ये, अबजम, ठीक है। इसी तरीके से वाक लिखा मैंने, वाक, ठीक है। वाक प्लस ईश, वाक प्लस ईश। तो ध्यान दो बेटा कि वाक प्लस ईश है ना, तो क जो है वो प्रथम वर्ण है। क वर्ग का प्रथम वर्ण क्या है? क। तो क ख ग घ ड़ में क वर्ग प्रथम वर्ण है, तो वो उसका तीसरा कर दो। उसको तीसरा क्या हो जाएगा? क ख ग। तो ये हो गया वागीश। और मात्रा हमने ई क्यों लगाई? क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी ई दिया है, इसलिए हमने ई की मात्रा लगाई। ये बन गया वागीश, ठीक है। ये तो मैंने सिखाया आपको प्रथम वर्ण को तृतीय वर्ण में परिवर्तन करना। लेकिन अगर मान लो ये आ जाए, अभी मैं विग्रह करना भी सिखाऊंगी। अभी इसके साथ साथ यहाँ पे सीखिए प्रथम वर्ण को पंचम वर्ण में परिवर्तन। प्रथम वर्ण को पंचम में परिवर्तन, पंचम। बहुत इजी है, थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, वैसे ही बहुत इजी है। तो इसको पंचम वर्ण में कब करेंगे हम? बहुत इजी है, जब प्लस के बाद पांचवा वर्ण आता है तो पहले वाले को भी पंचम में कर दो। मान लीजिए यहाँ पे आया है तत् प्लस मय, तत् प्लस मय। तो भाई अगर तत् प्लस मय आया है तो हम क्या करेंगे उसको बताओ? त को पांचवा कर देंगे। इस त को तीसरा नहीं करेंगे, पांचवा करेंगे। क्यों करेंगे पांचवा? कैसे पहचानेंगे? इससे पहचानेंगे। ये यहाँ पे म दिया है ना, इससे हम पहचानेंगे कि इसको हमें पांचवा करना है। तो इसका पांचवा, किसका पांचवा करेंगे? जो जो वर्ण दिया है, ये जो वर्ण दिया है इसी को पांचवा करेंगे। तो करो पांचवा, त थ द ध न, और न को आएगा हलंत। क्यों हलंत आएगा?
क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे हलंत आया है, तो हलंत आया है तो वो आधा, हलंत का मतलब होता है आधा वर्ण, तो ये हो गया तन्मय, तन्मय ऐसे लिखेंगे हम, तन्मय। ठीक है, अब जैसे एतत मुरारी, एतत मुरारी, तो एतत मुरारी में भी क्या है, ये त है। ठीक है, एतत मुरारी, तो ये जो त है ना, इसको हम क्या कर देंगे, पांचवें वर्ण में परिवर्तन कर देंगे। क्यों करें पांचवें में, क्यों नहीं हम इसको द कर सकते, त थ द, जगत प्लस ईश जगदीश होता है कि नहीं, तो इसको भी हम द कर दे क्या, त थ द, नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ए तन्न मुरारी, त जो है ना वो न में परिवर्तित हो जाएगा, त जो है वो किस में परिवर्तित हो जाएगा, न में परिवर्तित होगा, क्योंकि उसका पांचवा न ही है, क्योंकि ये किसी शब्द का पांचवा है म। जब यहाँ पांचवा है तो यहाँ भी पांचवा करना है, ये क्लियर है, इतना समझ लो। तो ये हो जाएगा आपका ए तन्न मुरारी, ऐसे लिखेंगे हम इसको, ए तन्न मुरारी। ये मैंने आपको सिखाया इतना, इतना आप समझो पहले, ये मैंने आपको सिखाया प्लस करके लिखना, यानी ज्वाइन करना, यानी कि संधि करना। अब अगर पेपर में संधि करना ना है, मान लो आ जाए विग्रह करना, फिर हम क्या करेंगे, तो फिर हम क्या करेंगे, देखिए पहले हम इसको रफ करेंगे। तो उसको अगर विग्रह करना आएगा तो वो भी बहुत इजी है, उसमें कुछ इतना कुछ नहीं है, बहुत इजी है। देखो मान लीजिए वांगमयम, देखो इधर लिखा हुआ है वांगमयम। भाई अब इसको टुकड़े करने हैं हमें, इसको विग्रह करना, तो अलग अलग करना, तो कैसे करेंगे। पहली बात तो ये मैंने बोला है कि बाद में प्लस करके जब आप करोगे तब आप पांचवा करो या तीसरा करो, वो बाद में सोचेंगे। मैंने क्या कहा कि पहले टूटे फूटे टुकड़े कर लो उसके, टूटे फूटे टुकड़े करने का मतलब ये है पहले ऐसे कर दो उसको, वांग प्लस मयम। अब आपको लग रहा है कि ये तो रॉन्ग है, क्योंकि वांग प्लस मयम ये कोई हम स्वर संधि भी नहीं पढ़ रहे, ना कुछ ऐसा पढ़ रहे हैं, है ना। एक मिनट, ना हम कुछ वांगमयम में, ना हम यहाँ पे ना हम स्वर संधि पढ़ रहे, ना कुछ ऐसा पढ़ रहे, तो हमारा क्या आएगा यहाँ पे कि इसको टुकड़े किए ना। अब आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पांचवा आ रहा है, अगर यारा लव के यारा लव ये अंग याणा नाम इनमें से दिखेगा तो ये पांचवा ही है ना। लेकिन हमें करना क्या है, विग्रह करते टाइम इसको तो हमें पहला वर्ण ही करना है, तो इसका पहला वर्ण क्या है, वाक का आएगा ना, इसकी लाइन का पहला वर्ण वाक प्लस मयम, तब ये करेक्ट होगा, ये हो जाएगा रॉन्ग और ये हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, ऐसे इस तरीके से आपको करना है। जो भी जो जैसे एक और एग्जांपल देती हूं मैं, जैसे यहाँ पे लिखा है क्षण मासा, क्षण मासा, और आपको बोल दिया है भाई कि इसके करो टुकड़े, इसको विग्रह करो, तब आप विग्रह कैसे करेंगे, देखिए आप इसके, मैंने कहा टूटे फूटे टुकड़े कर लो, पहले तो ना करके हलंत लगा लो, आधा ना और हलंत वाला एक ही बात होती है। टुकड़े किए, आगे लिख दो मासा। ठीक है, अब हमने क्या देखना है कि इसका पहला वर्ण क्या है, इसका पहला वर्ण देखो, तो पहला वर्ण क्या था, ट, तो ये आएगा षट प्लस मासा, क्षण मासा, तो ये हो गया आपका रोम। ये तो मैं बस थोड़ा आपको समझने के लिए बता रही हूँ कि ये वाला लिख लो तो उससे आपको समझ में आएगा। चाहे प्रथम वर्ण को पंचम वर्ण में परिवर्तन हो, चाहे प्रथम वर्ण को तृतीय वर्ण में परिवर्तन हो, आपको यहां तो पहला ही लिखना है। ठीक है, उसके बाद आपको ये लिख लेना है। ठीक है, ये पहला लिखना है और ये बाद में टुकड़े करने के बाद समझ में आएगा तुरंत, मतलब विग्रह करने के बाद आपको तुरंत समझ में आएगा। नेक्स्ट आपका आता है, कौन सी संधि आती है, विसर्ग संधि। तो आपके पेपर में विसर्ग संधि आ रही है, तो मैं विसर्ग संधि पढ़ाने वाली हूँ। तो विसर्ग संधि में पहली आती है उत्व संधि। कौन सी संधि आती है, उत्व संधि। तो चलो देख लो एक बार उत्व संधि को। तो उत्व संधि भी बहुत इजी है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, आपको बिल्कुल डरना नहीं है ये सोच के कि अरे मैम क्या बता रहे हैं, ये तो अभी विसर्ग संधि, ये तो बहुत हार्ड है, ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है। ठीक है, अगर मेरे स्टूडेंट्स देख रहे हैं जो मुझसे स्कूल में पढ़ते हैं तो आपको तो रिवीजन हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा बेटा। मैं तो चाहती यही हूँ, मैं यही चाहती हूँ कि आपका रिजल्ट अच्छा आए, बस मेरा मेन मकसद यही है वीडियो बनाने का, कि आप रिवीजन देखें अच्छे से, जो ना समझ, जिसको नहीं समझ में आया वो भी अच्छे से पढ़ ले। तो देखिए आता है विसर्ग संधि। तो विसर्ग संधि में पहला क्या आता है, उत्व संधि। विसर्ग संधि में कौन सी संधि है, विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में पहला आता है उत्व संधि, सबसे पहली आती है उत्व संधि। कौन सी संधि, उत्व संधि। ठीक है, तो उत्व संधि की पहचान क्या होती है, तुरंत समझ में आएगा, यूं एक बार थोड़ा सा ध्यान दोगे ना बिल्कुल समझ में आएगा, यहाँ पे बैठेगा दिमाग में, भूलोगे नहीं कभी भी।
कहते हैं विसर्ग से पहले अ हो, कहते हैं विसर्ग से पहले अ हो और उसके बाद अ हो या फिर कोई मृदु व्यंजन हो। मृदु व्यंजन क्या होता है? तीसरा चौथा पांचवा। मृदु व्यंजन क्या होता है? तीसरा चौथा पांचवा जो बीच का अक्षर होता है उसे मृदु व्यंजन कहते हैं। अथवा यर लव हो, यर लव हो तो भी चलेगा। क्या क्या होना चाहिए कि या तो किसी वर्ग का, या तो देखो विसर्ग से पहले अ हो, विसर्ग के बाद अ हो, नहीं तो मृदु व्यंजन हो, और या फिर किसी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो, अथवा यर लव हो तो उस विसर्ग को ऊ हो जाता है और अ और उ मिलकर ओ बन जाता है, जो कि हमने पहले भी गुण संधि जब पढ़ा है 9th स्टैंडर्ड में, 8th स्टैंडर्ड में, तो आपने पढ़ा ही है कि अ प्लस ई इज इक्वल टू ए। जैसे रमा प्लस ईश इज इक्वल टू रमेश, और सूर्य प्लस उदय इज इक्वल टू सूर्योदय, तो अ प्लस उ इज इक्वल टू ओ। मतलब बहुत ईजी है, इतना टेंशन लेने वाली बात नहीं, बहुत सिंपल है। देखो तो कैसे ओ करोगे, मैं इजी में बताती हूँ आपको। ये कह रहे हैं कि विसर्ग से पहले आ हो, बाद में भी आ हो, या फिर बाद में यर लव हो या मृदु व्यंजन हो, वहां पर उत्व संधि होता है। देखो कैसे, ये कहते हैं कि स प्लस अपी इज इक्वल टू सोपी। समझ में आया? और ये कह रहे हैं, दो तीन एग्जांपल दे रही हूं, देखो राम प्लस अस्ति, राम प्लस अस्ति, रामो अस्ति। ठीक है, राम प्लस अस्ति, रामो अस्ति। अब अगर आप ये कहते हो कि मैम ये रामो अस्ति है, रामो अस्ति, ये देखिए एक और चीज बताती हूं, अगर इसकी जगह, जैसे ये तो हो गया रामो अस्ति, ठीक है, और इसकी जगह पे अगर मिल जाए बाद में अ ना हो तो फिर वो विसर्ग लोप हो जाएगा। अगर बाद में ये जो अ दिख रहा है ना, मतलब लोप का भी साथ साथ समझा देती हूँ कि जो विसर्ग लोप संधि होती है ना, उसमें क्या होता है कि विसर्ग से पहले अ होगा, जैसे स और एश है, लेकिन बाद में अ नहीं होना चाहिए, बाद में अ नहीं होना चाहिए, कोई और क्रिया होनी चाहिए। जैसे इधर दिया हो सवदती, जैसे सवदती तो हम लिख देंगे सवदती, सवदती। ठीक है, इस तरीके से। इधर राम वदती या कुछ ऐसा दिया हो, मतलब विसर्ग उसमें लोप में लोप संधि में क्या होता है कि भाई विसर्ग से पहले क्या आ रहे हो, जो है मृदु व्यंजन होते तो चलता है बाद में, लेकिन विसर्ग से पहले भो अघो ऐसे कुछ शब्द हो, या फिर बाद में कोई मृदु व्यंजन हो या लव हो, विसर्ग का लोप हो जाता है। जैसे भो प्लस देवा, तो भो देवा विसर्ग आता है बीच का, उसका लोप हो जाता है। ठीक है, और सिर्फ आ की बात कर रही हूं मैं, सॉरी, सिर्फ आ की बात कर रही हूँ, विसर्ग के बाद आ नहीं आना चाहिए। मैंने किसी अन्य स्वर की बात नहीं की, मैंने सिर्फ आ की बात की। अगर देवा प्लस इह है, देवा प्लस इह, तो बेटा देवा इह आएगा, विसर्ग का लोप हो जाएगा। इकट्ठा मत कर देना उसको, क्योंकि वो आपकी विसर्ग संधि है, यहाँ पे स्वर संधि नहीं हो रही है कि आपको लगे कि अरे इकट्ठा लिख देता हूं। जैसे मान लो राम प्लस आयन और आप रामायण लिख दो, भाई ऐसा आएगा नहीं वैसे, पर मैं बता रही हूँ आपको एक बात कि आप ऐसा नहीं करना है। ओके, तो देखिए मैंने आपको समझाया उत्व संधि, तो रामो अस्ति, सो अपि, आपको इतना समझ में आया होगा कि विसर्ग से पहले अ है और विसर्ग के बाद अगर अ हो तो वो अ आधा हो जाएगा। जैसे ये इस अ को मैंने आधा कर दिया, यहाँ इस अ को आधा कर दिया। और अगर विसर्ग से पहले अ ना हो, सॉरी विसर्ग के बाद अ ना हो, मतलब यहाँ पे अ ना हो। ठीक है, जैसे मान लो एग्जाम्पल आया हो देव प्लस वंदा, देव प्लस वंदा, देव, देव प्लस वंदा, तो भले ही विसर्ग लोप हो रहा है लेकिन फिर भी ओ आ रहा है वहां पे। देखो देवो वंदा, देवो वंदा, लोप तो हुआ लेकिन कैसे हुआ, देखो आप, लोप हुआ है, लोप हुआ है, लेकिन देखो कैसे लोप हुआ है कि मतलब देवो वंदा, मतलब देव, देव विसर्ग को क्या किया हमने, ओ कर दिया। ठीक है, आगे देखिए, अगर पहले से ओ आया है फिर हम लोप कर दे रहे हैं। देखो जैसे भो प्लस देवा, मैंने भो देवा बताया आपको विसर्ग लोप में। ठीक है, उतु के बाद मैंने कौन सी संधि करवानी है आपको, विसर्ग लोप। तो इसमें क्या है मैंने आपको बताया कि जब विसर्ग से पहले आ और बाद में कोई स्वर आ जाए, या विसर्ग के पहले अ हो और बाद में अ के भिन्न कोई स्वर हो, मतलब बाद में अ नहीं होना चाहिए, तब आप क्या करोगे, विसर्ग लोप कर दोगे। ओके, जैसे देवा, देवा प्लस इह, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, देवा इह। समझ आया?
शत्रुवा प्लस आपतंती, शत्रुवा प्लस आपतंती, तो आप लिख दोगे उसको शत्रुवा आपतंती, बस विसर्ग का लोप करके थोड़ा अलग अलग लिख दोगे, थोड़ा डिस्टेंस देखिए। और देखो वैसे तो चैनल पे सारे वीडियो है हर एक टॉपिक की, लेकिन यहाँ पे आपको इकट्ठा पूरा रिवीजन मिल जाएगा एक जगह पे, बस ये एक फायदा हो जाएगा आपका। और पहले से पढ़ा होगा तो अच्छी बात है, नहीं तो अभी समझ लो, कोई ऐसा नहीं है कि आपको समझ में नहीं आएगा, तुरंत समझ में आएगा। स प्लस गच्छति, गच्छति क्रिया है ना, और विसर्ग से पहले आ रहा है तो फिर आप क्या समझे उससे कि विसर्ग से पहले आ रहा है और विसर्ग के बाद में क्रिया आ रही है, मतलब क्या है, वो विसर्ग लोप हो गया है। ओके, स शंभु हम लिख देंगे, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। एश प्लस अत्र है तो एशो अत्र उसको हम करेंगे। ओके, एशो अत्र। अब देखो स जो सत्व संधि आती है वो तो बहुत ही ईजी है, फिर उसके बाद संधि का टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तीनों संधि, तीन रूल है उसके अलग अलग, 3 से 4 रूल है। सत्व संधि और एक और बचती है, ऋतु भी एक बचती है संधि। तो देखिए सत्व संधि क्या है। सत्व संधि में क्या कहते हैं, विसर्ग श, विसर्ग श, स, श, श। हाँ, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे क्या पढ़ना है, आप ध्यान दीजिए। संधि है जो सत्व संधि में आप क्या कर रहे हैं कि स, श, श तीनों है, तो आपको क्या देखना है यहाँ पे कि भाई स, देखिए ये जैसे नम प्लस कार, नमस्कार होता है कि नहीं, नमस्कार होता है ना, नमस्कार थोड़ी पढ़ते हैं हम, इसको पढ़ते हैं नमस्कार, नमस्कार, मतलब विसर्ग से बन गया स। मेनली आपको क्या याद रखना है कि त थ आ जाता है अगर विसर्ग के बाद, तो हम उसको क्या पढ़ देते हैं, उसको क्या बन जाता है वो स, या तो ऐसा स। च छ आता है, च छ या फिर श, तो उससे हम क्या बना देते हैं श। ट ठ, ट ठ आता है तो उससे बन जाता है षटकोण वाला श, ठीक है, षटकोण वाला श बन जाता है। तो आप ध्यान दीजिए क्या क्या है, त थ से बन जाता है ऐसा स, और च छ से बनता है ये वाला श, ट ठ से बनता है ये वाला श, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है, जैसे देखिए नमः प्लस ते, नमः प्लस ते क्या बनेगा, नमस्ते, क्या बनेगा, नमस्ते, नमः प्लस ते नमस्ते। च से क्या बनेगा, जैसे नी निश्चय, निश्चय, तो नी प्लस चय, निश्चय, ठीक है। आपको याद रखना है कि मैं आपको ये बता रही हूँ बेटा कि यहाँ पे ये जो विसर्ग आ रहा है ना, विसर्ग के बाद अगर त दिखता है तो ये वाला स लिखना है, त या थ दिखता है तो। और अगर ऐसा नमस्ते जैसे कहीं पे स पहले से दिख रहा है आपको, एक शब्द आपने पूरा देखा है कि वहां पे पहले से आपको स दिखना, आप ध्यान दीजिए पढ़ाई पे सबके सब, यहाँ पे बिल्कुल ऐसा नहीं चाहिए मुझे कि आपका ध्यान आधा कहीं रहा और आधा कहीं रहा, तो फिर आपको नहीं समझ में आएगा। नमः प्लस ते नमस्ते, तो बेटा आपको देखना क्या है कि यहाँ पे ये वाला स आ रहा है। ओके, और अगर पूरा एक सेंटेंस, पूरा एक कोई सेंटेंस दिया है वहां पे बीच में स आ जाता है, तो भी आपको क्या करना है कि ये देख लेना कि स के बाद त आ रहा है क्या, अगर स के बाद त आ रहा है तो तुरंत विसर्ग कर दो वहां पे, ठीक है। मान लो नमस्ते, जैसे चतुष्कृतम आ गया, ठीक है, तो वो श आ गया षटकोण वाला, तो आपको समझ लेना है कि बाद में क आ रहा है। मैम ने बोला था, अच्छा इसका एक एक क भी आता है, इनके साथ ना क भी आता है, ठीक है। तो देखो, तो यहाँ पे जैसे निष्कंटक, निष्कंटकम, इस तरीके का शब्द बनेगा, ठीक है। निश प्लस नी आएगा, सिर्फ नी, विसर्ग से सा बना, नी प्लस कंटकम, ठीक है। तो ये हो गई आपकी सत्व संधि की, मतलब स से क्या बना, नमस्कार, स से क्या बना, त और था आ जाता है अगर विसर्ग के बाद, तो हम क्या बना देते हैं, आधा स दे देते हैं वहां पे, नमस्ते। और अगर च छ और श आ जाता है तो हम क्या ले लेते हैं, श बना देते हैं, जैसे नी प्लस च निश्चय होता है, और भी बहुत सारे ऐसे शब्द हैं, ठीक है। ट और ठ आता है तो क्या बना देते हैं उससे हम, निष्कंटकम, जैसे नी प्लस कंटकम विसर्ग आया है तो विसर्ग से क्या बनाएंगे हम, षटकोण वाला श बना देंगे। अब एक संधि आपकी बचती है जिसे जो है जिसका नाम है ऋत्व संधि। कौन सी संधि है, ऋत्व संधि। एक संधि बचती है विसर्ग संधि की जिसका नाम है ऋत्व संधि, ठीक है। तो देख लेती हूँ मैं आपकी ऋत्व संधि। सबका ध्यान होना चाहिए बस पढ़ाई पे, मैं ही चाहती हूँ कि सब यहाँ पे फोकस करें फिलहाल अपनी बुक में,
बस इधर उधर की चीज़ों में ध्यान ना दें, मोबाइल पे भी इधर उधर नहीं ज़्यादा ध्यान देना है, सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड चीज़ें ही देखनी है। और जहाँ तक हो सकता है मोबाइल से दूर रहना चाहिए, सिर्फ डाउट आते तब देखना चाहिए, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो और पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस कर सको। देखो विसर्गस्य रत्वम संधि, रत्वम या ऋत्व संधि एक ही बात है, ठीक है। रत्व संधि मोबाइल देखना है, लेकिन पढ़ने के लिए देखना है। जब आपका जैसे कल संस्कृत का पेपर है या हिंदी का पेपर है तो आपको देख लेना है, थोड़ा सा डाउट क्लियर हो जाएंगे आपके। ओके, तो क्या है इसका, देखो जैसे कवि प्लस जयति, भाई रूल क्या कहता है पहले वो सुनो। रूल ये कहता है कि यदि विसर्ग से पहले अ या आ जाए या से भिन्न कोई स्वर हो, अ या आ के भिन्न कोई स्वर हो, मतलब विसर्ग से पहले आ नहीं चाहिए उनको, विसर्ग से पहले अ या आ को छोड़कर कोई और मात्रा आ जाती है और बाद में कोई और स्वर आता है, नहीं तो मृदु व्यंजन आता है। मृदु व्यंजन बोले तो क और ख को छोड़ के च छ आ जाता है, इस तरीके से मृदु व्यंजन आ जाता है, यानी कि तीसरा चौथा पांचवा वर्ण। ओके, च छ ज ज यहाँ आ जाए, च छ नहीं सॉरी च छ तो फर्स्ट और सेकंड हो गया, च छ के बाद वाले जो वर्ण है ज झ यहाँ ऐसा आ जाए तो वहां पे क्या होता है, मृदु व्यंजन होता है, उसी को मृदु व्यंजन कहते हैं। तो कहते हैं कि भाई विसर्ग से पहले अगर कोई शब्द जो मात्रा है वो आ के अलावा कोई मात्रा आ जाए विसर्ग से पहले, और विसर्ग के बाद क्या आ जाए, कोई मृदु व्यंजन आई है, च मृदु व्यंजन ही तो है ना, यहाँ क है ना क है ना क है ना ख है। अगर यहाँ क होता तो मैंने आपको क्या समझाया, विसर्ग के बाद क आता तो हम श लगा देते हैं, बताया ना। तो इसलिए यहाँ क नहीं चाहिए, न क ख चाहिए, न च छ चाहिए, न त थ चाहिए। त थ आ गया तो दूसरा वाला स लगा देंगे, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था। तो यहाँ पे हमें मृदु व्यंजन चाहिए और विसर्ग के पहले कोई और मात्रा आ जाए आ के अलावा, तब हम क्या करते हैं, उसको र कर देते हैं विसर्ग को। जैसे कवि प्लस जयति तो ये हो गया कबीर जयति, कबीर जयति, ठीक है। अगर आ जाए, देखो इधर आ जाए, इधर लिखा है कि मुनि प्लस ध्याति, ठीक है। तो या र जरूर लगेगा, लेकिन आधे अक्षर पे र नहीं लग सकता, आधे अक्षर पे र नहीं लगेगा बेटा, र कहाँ लगेगा, देखो यहाँ पे लगेगा र, मुनि और यहाँ पे र लगेगा, मुनीर ध्याति, मुनीर ध्याति, वो र बोला तो जाएगा पहले लेकिन लिखा हुआ जाएगा। ओके, दु प्लस लब दुर्लभ, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी ये संधि थी। और अभी हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो है आपका टॉपिक समास, ठीक है। समास पहले पढ़ोगे, प्रत्यय पहले पढ़ोगे, चलो प्रत्यय पढ़ लो, पहले प्रत्यय पढ़ो, फिर समास, फिर वाच्य, इस तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले प्रत्यय पढ़ लेते हैं, ज्यादा हार्ड भी नहीं है, प्रत्यय इजी है। थोड़ी सी लंबी रहेगी वीडियो, तो अगर रिवीजन करना है तो थोड़ी देर बैठ जाओ बेटा, यहाँ पे पानी वानी लेके अपना अच्छे से, क्योंकि थोड़ा तो टाइम लगने वाला है। ओके, तो आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है संधि के बाद आपका क्या टॉपिक आता है, प्रत्यय। क्या टॉपिक आता है, प्रत्यय। प्रत्यय आता है, ठीक है। तो प्रत्यय क्या है, प्रत्यय तो बहुत ही इजी, संधि से भी ज्यादा इजी है प्रत्यय तो। चलो मैं बताती हूँ प्रत्यय क्या है आपको, शुरुआत करते हैं प्रत्यय की, ठीक है। एक मिनट, एक मिनट, मार्क्स लेके आने भाई, मार्क्स आपको सिर्फ इसीलिए पढ़ाया जा रहा है ताकि आपका रिजल्ट एक नंबर आए, बहुत अच्छा वाला, बस ऐसा हम चाहते हैं आपसे, ठीक है। तो सबसे पहले कौन कौन से प्रत्यय आ रहे हैं आपके, देख लो। आपके प्रत्यय आ रहे हैं, मतुप प्रत्यय आ रहा है, ठक प्रत्यय आ रहा है, तुआ तल टाप और गिप प्रत्यय, बस ये प्रत्यय आ रहे हैं बेटा, अच्छे से पढ़ लेना। और एक वीडियो है, आप सोचो ये वीडियो जो मैं बना रही हूँ अभी, मैं आपके जो पढ़ा रही हूँ, आप इसको 10 बार भी देख सकते हो, आप कितनी भी बार देख सकते हो। और जो मेरे स्कूल के बच्चे हो तो मुझे कितनी भी बार कॉल करके भी पूछ सकते हो, यहाँ पे भी ना समझ में आए तो कॉल करके पूछ सकते हो। और जो बच्चे यूट्यूब पे देख रहे हैं वो भाई बार बार देख लो तो समझ में आ जाएगा, ऐसा तो नहीं हो सकता कि समझ में ना आए, क्योंकि इतना अच्छे से समझाया जा रहा है आपको। एक बार नहीं आ रहा, दूसरी बार देख लो, तीसरी बार देख लो, चौथी बार तो आराम से समझ में आ जाएगा, फर्स्ट बार में ही आ जाएगा, ये मेरी गारंटी। जो एक बार ध्यान से पढ़ लेगा ऐसा हो ही नहीं सकता कि समझ में ना आए, और इनसे बाहर कुछ आता नहीं है पेपर में, ठीक है।
तो देखो आओ प्रत्यय पे सबसे पहले हम पढ़ेंगे मतुप प्रत्यय, ठीक है। तो आपकी जो ग्रामर की बुक है ना उसमें ज्यादा मतुप प्रत्यय अच्छे से बता रखा है, पर चलो कोई बात नहीं, मैं यहाँ बताती हूँ। देखो मतुप प्रत्यय की पहचान समझो पहले तो क्या लगता है। जिन शब्दों के अंत में सबसे पहले कौन सा प्रत्यय आ रहा है, मतुप प्रत्यय, ठीक है, मतुप प्रत्यय। जिन शब्दों के अंत में, ये क्या कह रहे हैं, देखो ये कह रहे हैं कि जिन शब्दों के अंत में म हो अथवा अ या आ हो, उनके पश्चात मतुप के म को व और मत के स्थान पर वत का प्रयोग हो जाता है। समझ में आया कुछ? नहीं आया? नहीं आया तो समझ लो, बहुत इजी है। देखो ये है जैसे गुण प्लस मतुप, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि अगर कोई ऐसा हो जिसमें, ये कह रहे हैं कि जिसके अंत में, जिन शब्दों के अंत में म हो अथवा अ या आ हो, ओके, तो उनके स्थान, उनमें क्या हो जाता है, म के स्थान पर व हो जाता है। मतुप से बनता क्या है, मान। मतुप से क्या बनता है, मत, मति, मान, है ना। जैसे बुद्धिमती, बुद्धिमान, बुद्धिमत। नपुंसकलिंग शब्द होगा तो बुद्धिमत, और ये स्त्रीलिंग शब्द होगा तो बुद्धिमती, और पुल्लिंग होगा तो बुद्धिमान, ठीक है। और हलंत जरूर आएगा, ये चीज याद रखना। लेकिन यहां पर गुण मान नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यहां पर क्या है, अ है, अ या आ है ना, तो अ और अ या आ है। अच्छा यहाँ हलंत नहीं आएगा, तभी तो अ और आ बचेगा। गुण प्लस मतुप है तो यहाँ पे हलंत नहीं आएगा। यानी कि जो शब्द के अंत में ना, पहले वाले शब्द के अंत में अ या आ जाता है तो वान लगता है, वान, वानवती और वत। प्रत्यय तो मतुप ही है लेकिन वानवती वत लगता है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, गुणवान, गुणवती और गुणवत, ठीक है, गुणवत, ये हम इसका लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए जैसे ज्ञान प्लस मतुप, ज्ञानवान, ज्ञानवती, ज्ञानवत। धन प्लस मतुप, धन में भी तो आ रहा है, धनवान, धनवती, धनवत। अच्छा अब देखिए और एक चीज आज समझिए अच्छे से। देखो अकारांत आता है, अकारांत तो भी वैसा ही होता है। जैसे प्रजा, प्रजा जो शब्द है, प्रजा प्लस मतुप, मतुप ही रहेगा वैसे तो, ठीक है। तो हम यहां लिखेंगे प्रजावान, प्रजावती और प्रजावत, प्रजावत, ठीक है। लेकिन एक चीज और ध्यान दीजिए यहाँ पे, अगर हलंत वाले शब्द होंगे तब हम क्या करेंगे, ठीक है। मान लीजिए लिखा है वहां पे नभस प्लस मतुप, नभस प्लस मतुप, यहां दिया इन्होंने नभस प्लस मतुप, ठीक है, नभस प्लस मतुप। तो जो ऐसा शब्द रहेगा ना नभस प्लस मतुप, तो उसमें हम क्या लिखेंगे, आधा सा कर देंगे उसको, बस कोई ज्यादा कुछ इतना नहीं है कि आपको डरने वाली बात नहीं है, ओके। तो हम आप क्या लिखेंगे, देखो नभस्वती, नभस वान वती वत, ठीक है, नभस्वान, नभस्वती, नभस्वत। समझ में आया? इस तरीके से इसको हम लिखने वाले हैं। ये तो हो गया आपका क्या, क्या कहेंगे इसको हम, मतुप प्रत्यय। अब मैंने ये तो आपको वान वाला बताया मैंने, लेकिन मान कहाँ लगाएंगे आप, वो तो आपने देखा ही नहीं कि आप मान कहाँ लगाएंगे। मान लगाएंगे आप जैसे देखो अग्नि प्लस मतुप, तो अग्निमान, अग्निमति, अग्निमत, ओके। जैसे यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, देखो आ को छोड़ के कोई और मात्रा अगर आई तो इजीली आपको क्या कर देना है, उसको मान, मति और मत कर देना है। देखो आगे वधु प्लस मतुप, वधु प्लस मतुप, ये देखो वधु प्लस मतुप। अब यहाँ पे आ नहीं आया ना, पहले आ आया क्या प्लस से पहले, आ आता तो वान लग जाता, लेकिन यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, वधूमान, वधूमती। यहाँ पे अलंत जरूर आएगा, यहाँ अलंत अगर आपने नहीं लगाया फिर ये वाला प्रत्यय नहीं बचेगा, विसर्ग लगा दिए तो फिर वो शानच प्रत्यय हो जाएगा, जो कि पेपर में नहीं आ रहा है, ठीक है। इस तरीके से गो प्लस मतुप, गोमत, गोमान, गोमती, गोमत हो जाएगा वो। और अगर ऐसा आ जाए कि चक्षुष या फिर धनुष प्लस मतुप, तो धनुष्मत, धनुष्मान, धनुष्मती। गरुत प्लस मतुप, गरुत्मान, गरुत्मती, गरुत्मत।
इस तरीके से आप लिखेंगे। ये हो गया आपका मतुप प्रत्यय। नेक्स्ट आपका आता है ठक प्रत्यय। तो ठक प्रत्यय की क्या पहचान है कि संस्कृत में ठक प्रत्यय का प्रयोग किसमें होता है? भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए किया जाता है। और इसमें मेन जो ट्रिक है वो समझिए कि शब्द के साथ जुड़ने पर ठक को इक हो जाता है और शब्द के प्रथम स्वर में वृद्धि हो जाती है। अ को आ हो जाता है, ई को ए हो जाता है और ऊ को ओ हो जाता है, गुण हो जाता है। गुण, आप समझिए मेरी बात कि वृद्धि हो जाती है। कैसे वृद्धि होती है? अ को आ हो गया, ठीक है, ई को आई हो गया और ऊ को औ हो गया। ये ऐसा आपका प्रत्यय है। देखिए समझिए, इसको बहुत जरूरी है समझना थोड़ा, ठीक है। मतलब तो हो गया आपका। नहीं, अगर कहीं पे डाउट आ रहा हो तो दोबारा देख लेना भाई। देखो, ठक प्रत्यय कौन सा प्रत्यय है? ठक प्रत्यय। ठक प्रत्यय जैसे धर्म प्लस ठक। समझो इस बात को बेटा कि धर्म प्लस ठक आया है, लेकिन यहाँ पे ये क्या बोल रहे हैं कि वृद्धि हो जाती है। अ को आ, ई को आई और ऊ को ओ हो जाता है। ऐसा ये बोल रहे हैं, ठीक है, ऐसा बता रहे हैं, कह रहे रूल ऐसा है। ओके, तो आपको समझना पड़ेगा कि धर्म प्लस ठक, धर्म प्लस ठक, पहला वाला जो स्वर है वो बदलेगा, बस जो पहला स्वर है ना सिर्फ वो स्वर बदलेगा, ठीक है। तो ध्यान दो, कौन सा स्वर बदलेगा? पहला वाला। उसमें क्या है देखो, पहला रूल है ना वो बदलेगा ओनली, मतलब पहला जो मात्रा है वो बदलेगी। धर्म में धर्म प्लस ठक है ना, तो धर्म के इसकी मात्रा बदलेगी, बस हम लिखेंगे धार्मिक, ठीक है। ये बड़ा आ हो गया। ओके, अब जैसे यहां दिया है इन्होंने इतिहास प्लस ठक, तो ये तो पहले ही कह रहे हैं कि ई को आई हो जाएगा, इतिहास, इतिहास प्लस ठक, और ठक के स्थान पर क्या हो जाएगा? ये ई का आदेश हो जाएगा। ऐसा बोल रहे पहले से कि ठक के स्थान पर ई का आदेश हो जाएगा। तो देखो क्या हो गया, ये ऐतिहासिक सॉरी, ऐतिहासिक। ओके, नेक्स्ट देखिए, बीच बीच में आप भी पानी पी लीजिए। मैंने पानी पी लिया, आप भी पीते रहिए, बात तभी बैठ सकते हो ज्यादा देर। तो देखो यहाँ पे मैंने बताया कि इतिहास प्लस ठक क्या बन गया? ऐतिहासिक। अगर नीति प्लस ठक आएगा तो नीति ई से आई बनेगा ना, तो नैतिक लिखेंगे हम। क्या लिखेंगे? नैतिक। जैसे यहाँ आ गया नीति प्लस ठक, तो वो क्या बन गया? नैतिक, ठीक है। बुक खोल के बैठिए तब ज्यादा समझ में आएगा। और न्याय प्लस ठक होगा तो न्यायिक, ओके, इस तरीके से आएगा। और जैसे बुद्धि प्लस ठक है, ऊ आया तो मैंने क्या बताया, ऊ से क्या बनेगा? ओ, तो बौद्धिक हो जाएगा वो। ओके, बुद्धि प्लस ठक है तो क्या हो जाएगा? बौद्धिक। और अगर पहले से ऊ औ बड़ा वाला ऊ आया या ऊ आया तो बड़ा वाला औ भी होगा। जैसे दो मात्राएं हो जाएगी उस पर। ओके, और एक मात्रा है तो देखो जैसे पहले से वेद दिया है, वेद प्लस ठक, तो वो बन जाएगा वैदिक। इस तरीके से आपका ये प्रत्यय रहेगा। अब आइए नेक्स्ट प्रत्यय आता है तुआ प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय? तुआ प्रत्यय। उसकी ट्रिक आप समझिए, तुआ प्रत्यय की बहुत इजी है। अगर पेपर में आपको मिल जाए, जैसे आपको मिल जाए अज प्लस त्व, तो आप क्या करेंगे बताओ मुझे? बताओ जल्दी, क्या करने वाले आप? अज प्लस त्व मिल गया तो आप करेंगे अजत्वम। इकट्ठा शब्द आप लिखेंगे तो आप लिखेंगे अजत्वम। रघु प्लस त्व, रघुत्वम। आपने बस दो शब्दों में आप त्व प्रत्यय सीख जाएंगे कि तुअम आ जाता है ना, तो ऑप्शन से त्व प्रत्यय पर टिक कीजिए। अगर आपको तुअम दिख जाए, तुअम मतलब कहाँ दिखेगा तुअम? आप मुझे बताओ। आपको तुअम दिखेगा तो आपको तुअम विग्रह में नहीं दिखेगा, समस्त पद में दिखेगा। तो ये जो पूरा पद है ना, इसमें अगर आपको तुअम दिख जा रहा है ना, तो आप समझ जाइए कि आपको क्या, मैंने क्या बताया आप याद रखना कि ममता मैम ने तो बोला था कि अगर तुअम दिख जाए तो तुआ कर देना, तुआ दिख जाए तो तुम कर देना। आपका रंग होगा ही नहीं, बस क्लियर। इतना याद रखो, तुआ दिखे तो तुम करो, तुम दिखे तो तुआ करो। ये आपका है तुआ प्रत्यय। अब आपका आता है नेक्स्ट तल प्रत्यय। उसकी भी छोटी सी ट्रिक बताऊंगी, अगर तुम्हें समझ में आएगी तो कोशिश करूंगी मैं समझाने की।
देखिए, तल प्रत्यय को समझिए, तल और टाप में क्या अंतर है उसको समझिए। ओके, वहां पे कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे यहाँ पे दिया है अज प्लस तल प्रत्यय, तो आप क्या लिखेंगे? तल से त से ता बनेगा। ठीक है, याद रखना, त दिख रहा है तो ता बनेगा, त दिख रहा है तो क्या बनेगा? ता बनेगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे अज ता, ये हो गया आपका तल प्रत्यय। ठीक है, कि इसकी पहचान जैसे गुरु प्लस तल, गुरु प्लस तल, तल मतलब ता नहीं आया तो आप ता करेंगे ही नहीं। अगर आपको ता नहीं दिख रहा ना वहां पे तो आप ता करेंगे ही नहीं, तल का ता दिखना जरूरी है, तभी आप ता करेंगे। ओके, तो ये आ गया आपका गुरुता। ठीक है, और अगर इसकी जगह टाप प्रत्यय होता तो आप क्या करते? आ ऐड करते, सिर्फ आ। ठीक है, टाप प्रत्यय में सिर्फ आ जुड़ता है। जैसे अज प्लस, यहाँ पे अगर आप कर देते अज प्लस टाप तो अजा करेंगे, सिर्फ और सिर्फ अजा, समझ रहे हो? अजा करेंगे बस, और कुछ नहीं लिखेंगे वहां पे। और जैसे अश्व प्लस टाप, अश्व प्लस टाप क्या करेंगे? अश्वा। और अगर अश्व प्लस तल हो जाता तो ता आ जाता, ता आ जाता तो ता ऐड करते, ता नहीं आ रहा, टाप आ रहा, टाप आ की आवाज आ रही है तो हम आ ऐड करेंगे, बस, ज्यादा कुछ नहीं, इतना उसको समझ लीजिए। ठीक है, तो ये आपका ये हो गया। उसके बाद आपका आता है गिप प्रत्यय। तो गिप प्रत्यय की पहचान क्या है उसको बहुत अच्छे से समझ लो। गिप प्रत्यय, गिप प्रत्यय की बहुत अच्छी पहचान है। क्या पहचान है? देखो कि जैसे मान लो स्त्री प्रत्यय आया तो आप क्या करेंगे? मान लीजिए गिप प्रत्यय में स्त्री प्रत्यय ही गिप प्रत्यय के अंदर आता है। देखो जैसे आ गया गोमती, गोमती, और ऑप्शन में है गोमत प्लस गिप, और एक ऑप्शन है गोमत प्लस मतुप। तो भाई ये तो रॉन्ग हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा। सिर्फ गिप प्रत्यय से ई ऐड होगा, बस ई ही जुड़ेगा और ज्यादा कुछ नहीं जुड़ेगा। बुद्धिमत प्लस गिप, बुद्धिमत प्लस गिप, याद रहे गिप प्रत्यय से सिर्फ और सिर्फ ई जुड़ेगा। क्या जुड़ेगा? ई जुड़ेगा। तो ये क्या बन जाएगा? बुद्धिमती। क्या बन जाएगा? बुद्धिमती। इतना समझ लो आप। ठीक है, फलवत प्लस गिप फलवती, फलवत प्लस गिप फलवती। बस ये आपका था क्या? प्रत्यय। प्रत्यय भी कंप्लीट हो गया आपका। ठीक है, अब आप आइए क्या पढ़ेंगे? पहले वाच्य। वाच्य आ रहा है मेरे सामने, वाच्य पढ़ा देती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है वाच्य। जल्दी जल्दी कर लेंगे, बस बड़े टॉपिक थे वो तो हो गए, ज्यादा कुछ नहीं है। ऐसे डिटेल में वीडियो है प्लेलिस्ट में, ऐसा नहीं है कि नहीं है, पर यहाँ से भी पढ़ रहे हो तो आपका अगर थोड़ा सा भी आपने ध्यान दिया ना तो 95 अबाउ रिजल्ट आएगा आपका, याद रखना, इससे कम आने वाला नहीं है, इतना मैं आपको बता देती हूँ। तो वाच्य परिवर्तन आखिरकार होता क्या है? वाच्य, 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 वाच्य ये होता है कि वाच्य में इनका रूल क्या है? कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में और कर्म भाववाच्य में परिवर्तन करने का क्या रूल है? देखिए, मैं देखना चाहती हूँ कि आप एक दो दिन मतलब आपके जो प्री बोर्ड चले आप क्या रिजल्ट ला रहे हो, उसी से मुझे पता चल जाएगा मेरे बच्चों को कितना समझ में आ रहा है। ठीक है, देखो वाक्य में क्रिया द्वारा प्रधान रूप से जो हो रहा है उसी को हम वाच्य कहते हैं, वही क्रिया का वाच्य होता है, रूपांतरण होता है। ठीक है, तो कर्तृवाच्य में क्या रहता है और कर्मवाच्य में क्या रहता है? तो कर्तृवाच्य की पहचान ये होती है कि कर्तृवाच्य में कर्ता में प्रथमा होती है, कर्म में द्वितीय होती है। क्या होता है? कर्तृवाच्य में कर्ता में प्रथमा विभक्ति, कर्म में द्वितीय विभक्ति, क्रिया कर्ता के अनुसार होती है। देखो कर्ता क्या क्या रहता है एक सेंटेंस में? कर्ता रहता है, कर्म रहता है और क्रिया रहती है। तो कर्ता के अनुसार कर्तृवाच्य में क्या रहता है? कर्तृवाच्य, कर्तृवाच्य में कर्ता में पहली विभक्ति, कर्म में दूसरी विभक्ति और क्रिया कर्ता के अनुसार रहती है, क्रिया कर्ता के अनुसार रहती है। कर्मवाच्य में क्या रहता है? कर्मवाच्य, कर्मवाच्य क्योंकि नाम ही कर्म है तो कर्म में प्रथमा, यहाँ पे तृतीया
कर्ता में तृतीया, कर्म में प्रथमा, विभक्ति प्रथमा बोली मैंने, वचन तो जो सेंटेंस में रहेगा वो रहेगा, और क्रिया, यहाँ पे क्रिया किसके अनुसार होगी? कर्म के अनुसार। यहाँ पे क्रिया किसके अनुसार होगी? कर्म के अनुसार। इतना समझ लो आप। अब देखो रूल क्या कहता है। मान लीजिए यहाँ पे लिखा मैंने स पाठम पठती। अब मैंने क्रिया किसके अनुसार ले ली? ये है कर्ता, कर्ता के अनुसार ही क्रिया है ना। ये एक वचन तो ये भी एक वचन, ये थर्ड पर्सन तो ये भी थर्ड पर्सन। मैंने कहा कि वह पाठ को पढ़ता है, ये यहाँ पे कौन सी विभक्ति आ गई? द्वितीय विभक्ति, और ये किसके अनुसार होगी? इसके अनुसार। अब मेरे को इसको बदलना है कर्मवाच्य में। ये तो कर्तृवाच्य है और इसका परिवर्तन करो अब कर्म में। कर्म में परिवर्तन करो, इसका कैसे करोगे? कर्म में परिवर्तन करना तो बहुत आसान है। इसका तृतीय विभक्ति में परिवर्तन हो जाएगा, तेन, पाठम का पाठम, और इसका पठ्यते। ते मतलब इसमें यते लगता है, याद रहे इसमें यते लगता है। कर्मवाच्य में हमेशा यते लगता है, यते इसकी पहचान है कि यते और यंते लगता है। ठीक है, तो देखिए आगे है क्वेश्चन कि स माम पश्यति, कि वह मुझको देखता है। स माम पश्यति, वह मुझको देखता है, तो उसके द्वारा मुझे देखा जाता है। क्वेश्चन कर्मवाच्य में परिवर्तन कैसे करेंगे हम? उसके द्वारा मुझे देखा जाता है। स माम पश्यति, देखो स माम पश्यति। ठीक है, क्या करूं मैं यहाँ पे? स की जगह पे क्या करूं? तेन, और इसका प्रथमा क्या होगी? अहम, और इसका दृश्य। ये इतना याद रखिए। त्वम पुष्पाणि चिनोषि, त्वम पुष्पाणि चिनोषि। क्या चुन रहे हो तुम फूल चुन रहे हो। चिनोषि तभी तो आया, तुम फूल चुन रहे हो। अब तुम्हारे द्वारा फूल चुने जाते हैं। अब ये देखो त्वम का क्या करूं मैं? त्वम का बताओ क्या करें? त्वया। एम होता तो क्या करते? मया। त्वम है तो क्या करेंगे? त्वया। और पुष्पाणी की जगह पे क्या करूं मैं? पुष्पाणी, तो पुष्पाणी रहेगा प्रथमा विभक्ति में भी। अब यहाँ पे कर्मवाच्य में, ये तो कर्तृवाच्य था, ये कर्तृवाच्य है, ये कर्मवाच्य है, तृतीय विभक्ति हो गई। और यहाँ पे अब मैं क्या करूं? इसको मुझे क्या करना पड़ेगा? बहुवचन करना पड़ेगा, चियंते। आपको ऑप्शन मिलेंगे वहां पे, आप ये मत सोचना अरे इसका तो बहुवचन क्या आएगा, ये तो मुझे याद ही नहीं आ रहा, इतना तो संस्कृत नहीं आती मुझे तो बहुवचन। अरे वही मिलेगा वहां पे, ऑप्शन मिलेंगे, बस आपको चूज करना आना चाहिए ऑप्शन। ठीक है, तो त्वया पुष्पाणि चियंते। इसी तरीके से स किम करोति, तो तेन किम क्रियते, तेन किम क्रियते। अब आपको ये देखना है कि आखिरकार चेंज कैसे होगा। मतलब अगर कर्म बहुवचन है तो कर्मवाच्य में क्रिया भी बहुवचन होगी। और भाववाच्य क्या होता है? समझ लो अच्छे से। बच्चा दूध पीता है तो हम क्या कहते हैं? बालकः दुग्धम पीबती। ठीक है, फिर कर्मवाच्य करो, बच्चा दूध पीता है ना। अब कर्मवाच्य में करो बालकेन दुग्धम पीयते, यते लग गया। अब आप करो भाववाच्य, भाववाच्य में कर्म होगा ही नहीं, तो हम कहेंगे बालकः, बालकः तो कह नहीं सकते, बालकेन कहेंगे, बालकेन पीयते। भाई बच्चा पी रहा है, पर जूस पी रहा है कि दूध पी रहा है कि क्या पी रहा है हमें समझ में नहीं पता, मतलब हमें नहीं पता, वहां पे लिखा नहीं है, तो वो क्या है? भाववाच्य। ठीक है, ये आएगा। तो ये था आपका वाच्य। ओके, अच्छा इसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं वो देख लो। स आता है स, और कर्म में परिवर्तन करना है तो हम लिखते हैं उसकी जगह पे तेन। बाद में तो यते लगाते ही हैं, एंड में तो। अगर वयम आता है वयम, तो हम लिखते हैं अस्माभि, अस्माभि। ठीक है, और अगर आता है सोहन, सोहन आता है तो सोहनेन, सोहन आया तो आगे त्वम आया तो त्वया करेंगे, अहम आया तो मया करेंगे। त्वया, अहम आया तो मया, यूयम आया तो युष्माभि। इतना समझ लो। ठीक है, और अगर तृतीय विभक्ति दे रखी है, जैसे ते दे दिया, ते आया तो तई करेंगे, तई। ठीक है,
ते आया तो तई करेंगे, ऑप्शन मिलेंगे, आप टेंशन मत लेना। युवाम आया तो युष्माभ्याम करेंगे, युवाम आया तो क्या करेंगे, युष्माभ्याम या युवाभ्याम, क्या करेंगे बताओ, युवाभ्याम करेंगे, युवाभ्याम। ये थोड़ा सा लर्न कर लेना, ओके। ये मैंने कर्ता बताया बस आपको, सिर्फ और सिर्फ कर्ता बताए, एंड में तो यते लगाना है। कर्मवाच्य है तो कर्मवाच्य, अगर बहुवचन है तो क्रिया में बहुवचन कर देना, यंते कर देना, और अगर कर्ता है तो कर्ता के अनुसार क्रिया करना, ओके। जैसे कर्ता में कर्ता एक वचन तो क्रिया भी एक वचन, कर्मवाच्य है तो कर्म एक वचन क्रिया भी एक वचन, लेकिन कर्मवाच्य में हमेशा यते और यंते लगता है, और कर्तृवाच्य में अति लगता है ज्यादा, ठीक है, अति और अंति। तो ये आपका है, इसको लर्न कर लेना किसकी जगह पे आप क्या लगाने वाले, ओके। जैसे सैनिका देशम रक्षति, सैनिका देशम रक्षन्ति, सैनिक देश की रक्षा करते हैं, और अब हम कहते हैं कि इसको कर्म में परिवर्तन करो, तो हम लिखेंगे सैनिकई, सैनिकई देशम रक्षन्ति, रक्षन्ति नहीं करेंगे, रक्ष्यते करेंगे, फिर देश अकेला ना तो देश की रक्षा की जाती है, तो हम रक्षते कर देंगे, ओके। वहां पे बहुवचन नहीं करेंगे क्योंकि वो बदल जाता है, के द्वारा हो जाता है। तो ये हो गया आपका कर्मवाच्य, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा बेटा, वापस देख लेना नहीं आया हो तो। वाच्य परिवर्तन डन, ठीक है। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है, नेक्स्ट टॉपिक, और सैंपल पेपर ज्यादा से ज्यादा सोल्व करो, समझो उनको ताकि आपको समझ में आए अच्छे से, ठीक है। चैनल के डिस्क्रिप्शन में मैंने ईमेल आईडी भी दे रखी है, कुछ डाउट हो तो मुझे वहां पे बता देना, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगी जरूर, ओके। अव्यय समझो, अभी अव्यय आता है नेक्स्ट टॉपिक, अव्यय, ठीक है। तो अव्यय के मीनिंग लर्न करने पड़ते हैं बेटा। अव्यय का मतलब ये है कि आपको अगर उसके मीनिंग आते हैं तब आप सोल्व कर पाते हो ज्यादातर, और मैं थोड़ा बता देती हूँ फिर भी आपको गलती ना हो ताकि आपसे, ठीक है। देखो, उच्चई का मतलब होता है, क्या होता है उच्चई, ऊंची आवाज में, तो जैसे मेघा डैश गर्जंती, तो मेघ कैसे गरजते हैं, ऊंचे गरजते ना, और दो नाम आ जाए जैसे रमा लता, तो उसके बीच में च लगता है ज्यादातर, दो नाम आएंगे तो च करोगे आप। यदा तदा, यदा जब तब, यदा डैश तदा, ठीक है। हिय कब आता है, जब क्रिया में, जैसे देखो ये ऑप्शन है, स पुरस्कारम लभत, पुरस्कारम लभत, ठीक है। यहां पे मैं क्या करूं, ऑप्शन में मुझे स्व भी मिला है और हिया भी मिला है, हिय, तो हम क्या करेंगे पता है क्या, हम हिया पे टिक करेंगे, हिया, हिया, याद रखना हिया पे टिक करेंगे, तो हिया से आपको समझ में आएगा, क्योंकि ये क्रिया है, अ से क्रिया, आ नहीं, आ हुआ तो आगच्छति आना, ये सब तो पास्ट नहीं हुआ, ये पास्ट है। अ से अगर क्रिया शुरू हो रही है वहां पे आप हिया ही फिल करोगे, ये अपने दिमाग में बिठा लो अच्छे से। अगर यहाँ पे आ जाता कि स पुरस्कारम लभत, नहीं आता, यहाँ पे क्या आएगा, सब प्राप्त करता है, तो मान लो उसको आज 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 मिलेगा, अगर यहाँ पे आ गया स पुरस्कारम प्राप्नोति, तब आप क्या करेंगे, तब ऑप्शन में अगर अद्य होगा तो वो भी हम फिल कर देंगे, ओके। और अगर यहाँ आ गया मान लो स, यहां से शुरू करते हैं, स ग्रामम गमिष्यति, गमिष्यति, षटकोण वाला श जहां दिख जाए, ये षटकोण वाला श दिख रहा है कि नहीं, जहां षटकोण वाला श दिख जाए वहां पे आप स्व फिल करेंगे, स्व, स्व, ठीक है। स्व, श दिखेगा स्व, श दिखेगा स्व, और अ दिखेगा हिय, अ और हिय थोड़ा थोड़ा मेल खाता है, अ हिय, अ हिय, ये अ दिखेगा क्रिया में तो हिय फिल करेंगे, हिय, और श दिखेगा तो स्व फिल करेंगे, श, अगर क्रिया में श दिखेगा, ये श दिख रहा है, ये वाला श, ऐसा श दिखेगा क्रिया में तो स्व फिल करेंगे, वो पर स्व भी हो सकता है, पर स्व भी हो सकता है, और खाली स्व भी हो सकता है, ओके। इतस्ततः का मतलब होता है इधर उधर, यदि तरही मतलब यदि पहले सेंटेंस में, यदि स न आगमिष्यति, यदि वह नहीं आएगा, तरी अहम न गमिष्यामि, तो मैं भी नहीं जाऊंगी। अहम के साथ और तुम के साथ ज्यादातर अपी लगता है, अहम और तुम के साथ अपी लगता है ज्यादातर। यावत तावत का मतलब होता है जब तक तब तक। ये था आपका वाच्य परिवर्तन। संप्रति का मतलब होता है अब इस समय, अधुना का मतलब भी सेम होता है, अब इस समय। साम प्रत्यय का मतलब होता है अभी,
इसी समय, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, ज्यादा नहीं है। वृथा का मतलब होता है बेकार। वृथा जैसे बारिश हो रही है, सेंटेंस में बोला जा रहा है कि समुद्र में बारिश होना बेकार है, तब वहां पे आप वृथा का प्रयोग करोगे, ठीक है। कुतः का मतलब कहाँ से होता है, जिस जिस सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क दिया हो तो आप वहां पे कुतः फिल कर देना, या कुत्र ऑप्शन में होगा तो वो फिल कर देना, ठीक है। ये था आपका अव्यय। मुझे ऐसा लगता है जैसे सिंहा गर्जती, तो आप क्या कहेंगे, कैसे गरजता है वो, तेज ही गरजता है ना, ऊंचा गरजता है। तीव्रम गर्जती कहोगे कि उच्च गर्जती कहोगे, उच्च गर्जती कहोगे। और नदी बह रही है तो आप क्या कहोगे, तीव्रम। और कोई बूढ़ा आदमी चल रहा है, वृद्ध डैश गच्छति, तो आप कहेंगे शनै शनै, ठीक है। इस तरीके से ये चीज याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। अच्छा, जो संशोधन है, संशोधन वाला जो टॉपिक है, उसके बाद कुछ नहीं बचा, अभी समास ये आता है नेक्स्ट वाला। ग्रामर टॉपिक सारे कंप्लीट हो जाएंगे अभी। नेक्स्ट आता है आपका संशोधन कार्य। संशोधन, देखो जैसे यहां लिखा है, कैसे आप संशोधन करोगे, देखो जैसे लिखा है स बालिका गच्छति, तो ये स लिखा है ना, तो इसको हम क्या लिखेंगे, सा लिखेंगे यहाँ पे सा, ठीक है। अगर यहाँ पे बालिक कहा होता तो ता लिखते, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है त्वम कुत्र गच्छामि, ठीक है। तो ये रॉन्ग है, तो हम क्या करेंगे, इसकी जगह गच्छसी करेंगे। असी लगता है, त्वम के साथ क्या लगता है, असी लगता है, गच्छसी। ये संशोधन कार्य है आपका, ठीक है। ये वाला फिर करेक्ट हो जाएगा। और जैसे आपके बुक में दिया है कि कोई, एक सेकेंड, बहुत इजी रहता है, इतना कुछ नहीं रहता। जैसे यहाँ दिया है अहम अहम डैश अहम ग्रामम गच्छति, और वहां पे क्रिया संबंधी अशुद्धि है तो आप लिखेंगे गच्छामि, आप गच्छामि लिखेंगे उसकी जगह पे गच्छामि। एम के साथ हमेशा गच्छामि आता है, वो थोड़ा रूप आपको लर्न करना पड़ेगा। गच्छामि गच्छावे गच्छामे, कि गच्छति गच्छति गच्छत गच्छन्ति गच्छसि गच्छत गच्छत गच्छामि गच्छावे गच्छामे। तो आवाम होता तो गच्छा व करते, और वयम होता तो गच्छा म करते। तो ये हो गया आपका ये वाला कौन सा, संशोधन कार्य है। बहुत इजी था, इसमें इतना कुछ था नहीं। अब आपका आता है नेक्स्ट टॉपिक, वेट। अगर आ जाए अश्वा धावती, जैसे ये संशोधन वाले में, तो अश्वा है तो धावती कैसे आएगा, वो तो बहुवचन है, तो धावंती कर दिया, ऐसे आता है, ज्यादा हार्ड नहीं होता, इजी रहता है वो, ठीक है। कंप्लीट हो गया, एक समास बचा है बस। हाँ, समास। तो समास में, समास के कितने भेद होते हैं, बताओ मुझे कितने भेद होते हैं। वैसे तो समास के बहुत सारे भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं, लेकिन 4 है यहाँ पे, क्योंकि द्विगु समास और कर्मधारय जो है वो तत्पुरुष में ही ऐड कर दिए गए हैं अभी, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको ध्यान से समझ लो, ठीक है। तो समास में आपको पेपर में आ रहा है विभक्ति तत्पुरुष समास। तो देखो क्या होता है विभक्ति तत्पुरुष समास, समझो पहले उस चीज को। द्वितीय विभक्ति से शुरू होता है समास, द्वितीय विभक्ति से शुरू होता है और कारक के अकॉर्डिंग चलता है, ठीक है। जैसे कर्ता ने कर्म को होता है ना, वैसे कारक के अकॉर्डिंग चलता है। देखो जैसे दिया द्वितीय विभक्ति तत्पुरुष, तो सुन लो क्या क्या रहता है द्वितीय विभक्ति में। आश्रित आ जाए, आश्रित आ जाए, क्या क्या है देखो, या तो ये आ जाए श्रित, श्रित आ जाए, अतीत आ जाए, पतित आ जाए, गत आ जाए, और प्राप्त आ जाए, आपन्न, अत्यस्त। ये शब्द अगर आपको दिख जाए ना तो वहां पे द्वितीय विभक्ति होगी। देखिए कैसे, जैसे इन्होंने दिया है
कृष्णम श्रित, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, कृष्ण श्रित, ठीक है। इसका हमने सिर्फ अम निकाल दिया, इसका अम निकाल दिया, ठीक है। अगर इस तरीके से समस्त पद करना है तो आप कर ही दोगे, विभक्ति निकाल के इकट्ठा कर देना बस उसको। लेकिन आपको वहां पे ये नहीं बताना कि ये द्वितीय विभक्ति है कि कौन सी, ये नहीं बताना, सिर्फ आपको विग्रह करना है या तो, और दूसरा क्या करना है आपको, समस्त पद करना है। या तो आपको समस्त पद करवाएंगे या तो विग्रह करवाएंगे। तो ये मैंने ऊपर दिया ना, श्रित, अतीत, पतित, गते, प्राप्त, आपन, अत्यस्त, ये आपको दिख जाए तभी आप अम लगाना, नहीं तो मत लगाना, ओके। जैसे कूप पतित आ गया, कूप पतित, तो भाई मैंने तो पहले पतित ऊपर दे रखा है ना, ये दे रखा पतित, बेटा दे तो रखा पतित, तो पतित से हम समझ गए कि ये आ जाएगा कूपम पतित, कूपम पतित, ठीक है। तो ये आपका हो गया कूपम पतित। इस तरीके से आपको द्वितीय विभक्ति तत्पुरुष समास हो गया। अब आता है तृतीय तत्पुरुष समास, जिसमें पूर्व पद में तृतीय विभक्ति होती है। जैसे पूर्व पद में, पूर्व पद बोले तो तृतीय विभक्ति में क्या होगा, तृतीय विभक्ति तत्पुरुष समास। देखो जैसे धनेन हीन, धनेन हीन, और प्लस मत लगा देना, गलती करते हो प्लस लगा देते हो। समास में थोड़ी प्लस लगाओगे आप, समास में प्लस नहीं लगता बेटा, वो तो संधि होती है, ठीक है। तो देखो धनेन हीन, तो इसको विग्रह कैसे करेंगे हम, धनहीन, धनेन हीन, कैसे करेंगे हम, धनहीन, धनेन हीन। तो क्या राइट है क्या ये, धनहीन धनेन हीन, बताओ मुझे। सुखेन हीन आता है भाई, इसको हम कंबाइंड तो करेंगे, ऐसे ऐसे तो कंबाइंड करना पड़ेगा ना हमें, तभी तो ये जो विग्रह है इसको इकट्ठा करने के लिए हमें ऐसे लिखना पड़ेगा। तो विभक्ति मतलब तृतीय विभक्ति किसमें लगेगी, प्रथम पद में। प्रथम पद क्या है, धन। जैसे दुख हीना तो हम करेंगे उसको दुखेन हीना। और जैसे जैसे मद शून्य, मदेन शून्य। अब मद शून्य को आप मदम तो लिखोगे नहीं, क्योंकि वो तो मैंने यहाँ पे दिया नहीं है कि आप द्वितीय विभक्ति कर दोगे, नहीं दिया ना। तो क्या करेंगे हम, तृतीय विभक्ति करेंगे, प्रथम पद में तृतीय विभक्ति करेंगे। और जो है चतुर्थी विभक्ति में क्या होता है कि इसके पहले पद में चतुर्थी विभक्ति लगती है। जैसे युपाय दारू, युप दारू जो पेड़ होता है उसको कहा जाता है, ओके। देखो संप्रदान कारक होता है, के लिए उसका मतलब होता है, ठीक है। तो देखो युपाय दारू, तो हम क्या लिख देंगे उसको, आय निकाल देंगे उसका, आय। बस इतना सा ही तो काम करना है कि उसकी विभक्ति निकाल देनी है, विभक्ति ऐड हो रखी है उसमें। तो हम लिखेंगे युप दारू, युप दारू, ओके। काक बलि, काकाय बलि, काकाय बलि, तो हम क्या लिखेंगे इसको, काक बलि। मतलब इस तरीके से अगर आया तो उसका हम क्या करेंगे, उसकी विभक्ति निकाल देंगे, इस तरीके से अगर आया तो। उसके बाद आपका आता है पंचमी विभक्ति। पंचमी विभक्ति की पहचान क्या होती है कि इसके जो है मतलब पंचमी आत लगता है, आपको पता है ना। चोरात भयम, मैंने क्लास में भी बहुत बार बताया है कि भय शब्द के साथ पंचमी विभक्ति लगती है। चोरात भयम, आत निकाल देंगे, बचेगा क्या, चोर भयम, चोरात भयम। ये तो क्या है, चतुर्थी विभक्ति, ठीक है। ये द्वितीय थी, तृतीया थी जो अभी रख किया हमने। अभी चतुर्थी और पंचमी में क्या लगता है, आत लगता है। जैसे जैसे यहाँ पे ऑप्शन दिया है इन्होंने, चोरात भयम, चोरात भयम। जैसे हम लिखते हैं ना कि बच्चा कुत्ते से डरता है, तो हम क्या क्या लिखते हैं, बालक कुकुरात बिभेति, इस तरीके से। तो भय के योग में क्या लगती है, चतुर्थी विभक्ति। तो अब इसको इकट्ठा करने के लिए हम क्या लिख देंगे, चोर भयम, चोर भयम लिख देंगे, चोर भयम, ठीक है। और व्याघ्रात भयम, व्याघ्र भयम। और षष्ठी तत्पुरुष में क्या होता है, या तो अस्य लगता है, नहीं तो देखो राज्योधानी, राजधानी, ब्राह्मणों विचार है, ब्राह्मण विचार है, ठीक है। सप्तमी विभक्ति होती है, उसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे न्याय पंडित है, न्याय में पंडित, ओके। शास्त्रेशु पंडित है, शास्त्रों में पंडित। भाई शास्त्र बहुत सारे होते हैं ना, तो शास्त्रों में पंडित। वाची चपल है, वाक चपल है, ओके। इस तरीके से होता है। अच्छा, जो कर्मधारय समास होता है तो उसमें क्या रहता है, देखिए कर्मधारय समास में क्या रहता है। कर्मधारय समास, देखिए बहुत इजी है।
जैसे यहाँ पे दिया है व्याघ्र इव पुरुष, तो के समान जहां लगता है ना, जहां पर भी के समान लगेगा वहां पर आपका क्या आएगा, जहां पर भी आपका के समान लगेगा। देखो ये दूसरी वाली आपकी जो ग्रामर वाली बुक है ना, इसमें बहुत अच्छे से दिया है। ओके, जो हमने आपकी ग्रामर बुक लगा रखी है स्कूल में, उसकी बात कर रहे हैं हम। एग्जाम्पल्स दिए हैं जिनके अकॉर्डिंग हम आपको जल्दी से समझा सकते हैं। बाकी और भी सारी वीडियो लेटर की और ये सब उसमें दिया हुआ है चैनल पे। लेटर राइटिंग है, समय है, बहुत अच्छे से दे रखा है। ओके, कर्मधारी है, देखो जैसे घन इव शाम, भाई घन इव शाम, कई बच्चों का कहना रहता है मैम बताओ ना कि ईव कहाँ लगेगा, घन श्याम दिया है तो ईव कहाँ लगेगा। कहते हैं बच्चे कहते हैं कि मैम कई जगह ना ऐसा दिया है मुख चंद्रम ईव, मुखम चंद्रम ईव। तो बच्चे कहते हैं मुझे कल परसों ही मुझसे प्राची पूछ रही थी कि मैम ईव कहाँ लगता है, ईव ईव मतलब बीच में हम कहाँ ईव लगाए, घन श्याम ईव लिखे कि मुखम चंद्रम ईव लिखे। मुझे याद नहीं, दुर्वा ने पूछा था या मुझसे ये प्राची ने, किसी ने, तो बच्चे ने मुझसे पूछा था। तो देखो बेटा ईव वहां लगता है जैसे मुखम कमलम ईव, मुखम कमलम ईव। ईव का मतलब होता है के समान, ईव का मतलब क्या होता है, के समान। इसको लिख दो घन श्याम, क्या है ये, घन श्याम। मुख क्या लिखेंगे इसको हम, मुख चंद्रमुखम, ये है चंद्रमुखम, चंद्रमुखम। और ये क्या है, मुख कमलम, मुख कमलम। समझ में आया। तो ये आपका हो गया मुख कमलम। तो हमें जहां के समान आप लिखोगे, के समान शब्द जहां पे आप लिखोगे वहीं पे आप ईव लगाओगे। अगर घन के समान श्याम है तो घन के समान है ना, श्याम के समान तो घन है नहीं, तो घन ईव श्याम आएगा। अगर आपने लिखा मुखम चंद्रम ईव, मुख चंद्रमा के समान है, तो मुख के समान चंद्रमा तो है नहीं, ठीक है, किसके समान है, मुख चंद्रम ईव। चंद्रमा के मुख किसके समान है, चंद्रमा के समान, कहते हैं ना चांद जैसा मुंह है, तो उसे उसके लिए मुखम कमलम इव, है ना, कैसा मुंह, कमल जैसा है, कमल जैसा, तो इसलिए क्या है, मुखम कमलम इव है। ये आपका कर्मधारी है। कर्मधारी में हमेशा शुरुआत किससे होती है, एडजेक्टिव से होती है, विशेषण से शुरुआत होती है। बहुत इजी है, हार्ड नहीं है। गीता अमृतम इव, गीता अमृतम, ठीक है। और सलीलम इव शीतलम, शीतल सलीलम, इस तरीके से आएगा। दुग्धम इव धवलम, मतलब दूध जितना सफेद, तो आप दुग्ध धवल उसको कर देना। ओके, ऑप्शन ठीक से करेक्ट टिक करना बेटा, गड़बड़ मत करना, समझ लो अच्छे से, नहीं समझ में आया दोबारा देख लेना, समझ में आ जाएगा। द्विगु समाज होता है वो संख्यावाची होता है, समाहार उसमें लगता है। जैसे चतुर्युगम, तो हम उसको षष्ठी विभक्ति बहुवचन करेंगे, चतुर्नाम युगानाम समाहार है। हमने लिखा पंचयुगम, तो पंचानाम युगानाम समाहार है। नवरात्रम, नवानाम रात्राणाम समाहार है। इजी है, संख्या आगे आ रही है, नाम नाम लगा दो। जैसे त्रिपथम, त्रियाणाम पतानाम समाहार है, त्रियाम पथाम समाहार है। द्योरात्रयो समाहार है, मतलब दो रात है ना, दो है, इसलिए द्विवचन आया है। जैसे होता है ना षष्ठी विभक्ति होती है ना, बालकय बालकयो बालका नाम, इसलिए वो द्विवचन आया है। उसी तरीके से कि द्वयो रात्रयो समाहार है, द्विरात्रम, ठीक है। अच्छा, इतरेतर द्वंद्व क्या होता है, इतरेतर द्वंद्व क्या होता है, इतरेतर द्वंद्व वो होता है जिसमें दोनों चीजें समान आए, जो दोनों शब्द होंगे वो समान हो, वो होता है इतरेतर द्वंद्व। इतरेतर और बहुवीरी, ये और आ रहा है पेपर में, इतरेतर द्वंद्व और बहुवीरी, बहुवीरी आ रहा है ना, बहुवीरी पेपर में, बहुव्रीहि, और वो भी आ रहा है, अव्ययी भाव भी आ रहा है, समझाऊंगी अभी देखना। तो द्वंद्व समास की पहचान क्या होती है, पेपर में आएगा ही आएगा, कोई रोक नहीं सकता। व्याघ्र च व्याघ्रो, राम च लक्ष्मण च राम लक्ष्मणो, ठीक है। यहां मैंने बताया राम च, इसको बहुवीरी को बाद में समझाऊंगी, पहले इसके एग्जाम्पल दे देती हूँ। राम च लक्ष्मण च, क्या लिखूं मैं यहाँ, राम लक्ष्मण, राम लक्ष्मण। माता च पिता च, माता पितरौ, ठीक है। और अगर थर्ड एग्जांपल, अगर राम च सीता च, देखो
सीता अगर आगे आती है, सीता च राम च, तो राम क्या है, पुल्लिंग है, राम पुल्लिंग है ना, तो आप सीता रामऊ लिख देना, इजी से राइट हो जाएगा, सीता रामऊ। राधा कृष्ण आए तो राधा कृष्णऊ। और अगर यहाँ पे च लिखना जरूरी है, बीच में च नहीं लिखा तो रॉन्ग हो जाएगा। और अगर यहाँ पे आगे राम आता है, राम च ऐसा आ जाए पेपर में, राम च सीता च, तब आप करेंगे राम सीते, तब आप लिखेंगे राम सीते। समझ में आया, इतना समझ लो। उसके बाद आपका अगर ये आता है, बाकी कुछ, हाँ एक श लग जाता है, मतलब इस च का मतलब श भी होता है ना, मैंने बताया कि राम विसर्ग के बाद च आ जाए तो उसको श कर देते हैं। तो अगर इस तरीके से भी दिख जाए ना तो भी वो राइट है बेटा, रामश्च सीता च, इस तरीके से भी आ जाए ना तो भी राइट हो जाएगा, वो रोंग नहीं होगा। ठीक है, ये समझ लेना। ये था आपका कौन सा समास, इतरेतर द्वंद्व। इसमें कोई समाहार लगता नहीं, कोई समूह है नहीं। ठीक है, इसमें दोनों जो पद होते हैं दोनों के समान वैल्यू होती है। उसके बाद आपका आता है बहुवीरी समास। तो बहुवीरी समास में हम क्या करते हैं, नीलम कंठम यस्य स, नीला हो कंठ जिसका, कौन सा समास है ये, बहुवीरी समास। नीलकंठ, अगर नीलम ईव कंठम कर दिया तब तो आपका हो जाएगा वो कर्मधारी है, लेकिन हमें कर्मधारी करना ही है, हमें यहाँ पे बहुवीरी समास है, तो हम लिखेंगे नीलम कंठम यस्य स। हाँ एक चीज और बतानी थी मुझे कि आप देखना कि जो समास है उसका प्रयोग अगर वाक्य में कर रखा है और उन्होंने अंडरलाइन दे रखी है, तब आपको देखना है कि यश स करना है कि यश सा करना है। वो चीज बहुत जरूरी है बेटा कि यश स करना है कि यश सा करना है, क्योंकि अगर आपने स कर दिया और बात की जा रही है किसी स्त्रीलिंग की, तब गलत हो जाएगा। तो यश सा करना फिर। ओके, जैसे मान लो दुष्ट प्रजा यश स, दुष्ट प्रजा हो गया। और जैसे लंबम उद्रम यश सती, थर्ड पर्सन की बात जब की जाती है तो वो क्या होता है, बहुवीरी समास होता है। जैसे महान आत्मा यश स महात्मा, महात्मा तो पुल्लिंग है ना इसलिए। और पीताम्बरम यश स, किसकी बात की जा रही, विष्णु की, तो वो पीताम्बर होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका बहुवीरी। अब आपका आता है अव्ययी भाव समास, बहुत इजी अव्ययी भाव भी। अव्ययी भाव में क्या है, पहला पहला देखो, सबसे पहले क्या है अव्ययी भाव। अव्ययी भाव का सबसे पहला जो एग्जाम्पल है वो निर अव्यय के साथ है। अव्यय से शुरुआत होनी चाहिए, उपसर्ग, उपसर्ग या अव्यय, उससे शुरुआत होनी चाहिए, तो वो क्या होता है, अव्यय भाव समास होता है। जैसे आ गया निर, यहाँ पे आ गया निर के लिए किसका किसका प्रयोग किया जाता है, अभाव का। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया निर्मक्षिकम, इधर निर्मक्षिकम आ गया। ठीक है, निर्मक्षिकम, तो आपको षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करना है और आपको लिखना है मक्षी का नाम अभाव, उस ऑप्शन को चूज करना है, मक्षी का नाम अभाव। ठीक है, जैसे आया निर्विघ्नम, जैसे आ गया विघ्न नाम अभाव, पहले से लिखा हुआ है वहां पे विघ्न नाम अभाव, तो आप क्या लिखेंगे, अभाव के स्थान पे किसका प्रयोग करेंगे, निर का प्रयोग करेंगे। ओके, तो आप लिखेंगे निर्विघ्नम, निर्विघ्नम, ऐसा आप लिख देंगे। ओके, समझ लो आप। और अगर ये ना आके, अगर वहां पे आए क से शुरू हो रहा हो, क से, अगर क से शुरू हो रहा हो, जैसे कंठ का नाम अभाव है, तो फिर आपको निष्कंटकम लिखना। मैंने पहले बताया था कि क जब बाद में आता है, नी प्लस क होता है ना, या प्लस नहीं हो रहा है, लेकिन मैंने आपको बताया था तो निश बन जाता है उससे। ठीक है, और फ भी आता है, क आता है, फ आता है, तो फिर क्या हो जाता है, यहाँ पे निश बन जाता है उसका, निश, निर नहीं बनता है, निश अगर यहाँ पे आ जाता है कंठ का नाम अभाव, तो आपको अभाव के स्थान पे निर नहीं करना, निश करना है, अगर क से शुरुआत हो रही हो किसी शब्द की तो, नहीं तो नहीं करना। ओके, नेक्स्ट आपका आता है स शब्द का प्रयोग।
कौन से अव्यय का प्रयोग सहित के अर्थ में स का प्रयोग होता है? देखो कैसे, यहाँ पे लिख देती हूँ। देखो जैसे गर्वेण सहितम, दिख भी रहा है कि नहीं? क्लियर दिख रहा है ना? हाँ, गर्वेण सहितम, ठीक है। तो इस सहितम से आप समझ जाओ कि सहितम आया तो हमें स करना है, तो आप लिखेंगे सगर्वम। जैसे परिवारेण सहितम सपरिवारम, परिवारेण सहितम सपरिवारम, मित्रेण सहितम, मित्रेण सहितम समित्रम, मित्रेण सहितम समित्रम, ठीक है। और पहले से अगर लिखा हुआ आ जाए, मान लो शस्त्रेण, यहाँ पे लिखा है सशस्त्रम, तो आपको स से शुरुआत हो रही है क्योंकि, इसलिए आपको लिखना है शस्त्रेण सहितम, शस्त्रेण सहितम, सहितम लिख देना है, ठीक है। इतना समझ लो, ठीक है। उसके बाद अनु का प्रयोग जब होता है तो उसका अनु का अर्थ होता है पीछे, और इसका तथा योग्यम के अर्थ में भी इसका प्रयोग होता है। विग्रह करते समय षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा, दोनों में, दोनों ऑप्शन में नहीं मिलेंगे, ये याद रखना। रथस्य पश्चात इति, देखो अगर पेपर में आ जाए, एक सेकेंड बेटा, अगर पेपर में आ जाए रथस्य पश्चात इति, तो आप क्या करेंगे? जैसे यहाँ पे आ गया रथस्य पश्चात इति, तो आप अनु करेंगे उसको, अनु, अनुरथम, ठीक है। या आपका आ जाए पेपर में लोकस्य पश्चात इति, तो आप क्या लिखेंगे? अनुलोकम, अनु करना है वहां पे, इतना याद रखना, अनुलोकम, ठीक है। उसके बाद आपका आता है समीपम, समीपम का प्रयोग उप के साथ होता है। किसके साथ होता है? उप के साथ होता है। जैसे गंगा या समीपम, गंगा या, समीप का प्रयोग किसके साथ होता है? उप के साथ, तो यहाँ आप ऐसे लिख लो, उप के साथ। अब यहाँ आ गया गंगा या, षष्ठी विभक्ति लगती है ना क्योंकि, तो गंगा या आएगा षष्ठी विभक्ति, ओके। तो गंगा या समीपम, अगर ये पुल्लिंग होता तो अश्य लगता, तो हमने क्या लिखा? समीपम की जगह पे हम क्या लिखेंगे? उप, तो हमने लिख दिया उसको समस्त करके उपगंगम, ठीक है। अगर ये होता पुल्लिंग तो गृहस्य समीपम, गृहस्य समीपम, गृहस्य समीपम, तो ये हो गया, क्या हो गया? उपग्रहम। ये जो पीछे वाला पद है वो आगे आ जाएगा, पीछे वाला जो पद है वो कहाँ जाएगा? आगे आ जाएगा, इतना समझ लीजिए। और प्रति अव्यय के साथ दो बार कहने के अर्थ में किसका प्रयोग होता है? द्वितीय सप्तमी दोनों में से किसी का भी प्रयोग कर सकते हो आप। जैसे दिने दिने इति, एक मिनट, हम दिने दिने इति, ठीक है। दिने दिने इति प्रति अव्यय के साथ, ओके। किसके साथ? प्रति अव्यय के साथ, दिने दिने इति, दिने दिने इति। एक मिनट, इसमें हल्की सी इंक फिल कर देती हूँ मैं। ऐसा मुझे लग रहा है कि आपको लाइट दिख रहा होगा शायद। अगर दिने दिने इति आता है तो हम क्या लिखेंगे? प्रतिदिनम। क्या लिखेंगे? प्रतिदिनम। मैंने कौन सी विभक्ति लगाई? यहाँ पे सप्तमी लगाई, एक ही मात्रा लगाई है, सप्तमी विभक्ति। प्रतिदिनम आया पेपर में तब मैंने सप्तमी विभक्ति लगाई, यहाँ तो मैंने वो विभक्ति निकाल दी है, ओके। जैसे मासे मासे इति प्रतिमासम, मासे मासे इति, दिसी दिसी इति, दिसी दिसी आएगा उसका वो इति जरूर लगाना, ओके। तो हम क्या करेंगे? प्रतिदिशम, समस्त करते टाइम प्रति लगाना है, ये आएगा प्रति दिशम, प्रति मासम, और नीचे आएगा प्रति दिशम। इसकी षष्ठी सप्तमी विभक्ति है ना जो, वो दिशी आएगा, इसलिए हमने यहाँ दिशी लिखा, ठीक है। तो ये था आपका अव्ययीभाव समास। और जो नया तत्पुरुष है, अगर वो नहीं किया हो, इसका यथा वाला रह गया है,
जैसे यथाशक्ति, यथाशक्ति, अगर यहाँ यथा प्रयोग हो रहा है तो यथा के स्थान पर हम लगाते हैं अंतिक्रम्य। क्या लगाते हैं? अंतिक्रम्य। जैसे उप के स्थान पर हमें क्या लगाया? समीपम। ऐसे यथा के स्थान पर क्या लगाते हैं? अंतिक्रम्य लगाते हैं। ठीक है, तो जैसे यथा शक्तिम अंतिक्रम्य, तो हम क्या लिखते हैं? जैसे यहाँ हो गया, पेपर में आ गया शक्तिम अंतिक्रम्य, तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे यथा शक्ति, क्योंकि हमने तो यथा लिख दिया ना उसके स्थान पर। जैसे निर के स्थान पे अभाव का प्रयोग, उप के स्थान पे समीपम का प्रयोग, समीपम वाले को चूज करेंगे ऑप्शन से, और यथा के स्थान पर अंतिक्रम्य का प्रयोग करेंगे। अनु के स्थान पर इसके योग्य का प्रयोग करेंगे। किसके स्थान पर? इसके पश्चात के स्थान पर अनु का प्रयोग करेंगे। ओके, इस तरीके से। तो यहाँ पे मैंने बोला कि अंतिक्रम्य के स्थान पर यथा का प्रयोग करेंगे। जैसे विधिम अंतिक्रम्य, विधिम अंतिक्रम्य, यथा विधि। ठीक है, तो ये था आपका समास। न तत्पुरुष भी अगर आता है जिसके आगे अ लग जाए, जैसे जैसे असंभव दिया हो, असंभव, तो हम क्या करते हैं? उसके स्थान पर न संभव कर देते। जैसे असुखम, जैसे असुखम दिया तो हम कर देते हैं न सुखम। ओके, और दिया है न उपकार, तो हम कर देते हैं अन उपकार। अ लगा देते हैं, न पवित्रम अपवित्रम। ओके, न पवित्रम अपवित्रम। उसके सामने हम अ लगा देते हैं। ओके, देखो एक सेकंड देख लो, वैसे तो आता तो है नहीं ये, लेकिन फिर भी आप देख लो। न तत्पुरुष, देखो अगर न अर्थ आया तो हमने क्या लिखा? अनर्थ। ठीक है, न हिंसा, पेपर में आया तो हमने कर दिया अहिंसा। ठीक है, और अगर पेपर में अज्ञानम आया, अज्ञानम, तो हमने कर दिया न ज्ञानम, न ज्ञानम। ठीक है, इस तरीके से ये आपका ये रहेगा कौन सा? न तत्पुरुष। उसके बाद आता है उपपद तत्पुरुष समास। उपपद तत्पुरुष में क्या रहता है? जैसे इंद्रम जयति इति, तो इंद्रजीत। ठीक है, इंद्रम जयति इति, समझ लो उसको एक बार। उपपद तत्पुरुष को एक बार समझ लो, बहुत इजी है, इतना हार्ड नहीं है कि समझ में ना आए। ठीक है, तो क्या होता है? जैसे कुंभम करोति इति कुंभकार, कुंभम करोति इति कुंभकार। थोड़ा थोड़ा तो पढ़ना पड़ेगा बेटा, ऐसे तो नहीं होता है बिना पढ़े कुछ भी। कुंभकार। ठीक है, पंके जायते इति पंकज, पंके जायते इति पंकज, इस तरीके से होता है। ठीक है, तो भाई ये आपका समास पूरा होता है। ठीक है, क्या पूरी ग्रामर मैंने कंप्लीट करवा दी है, कुछ भी नहीं छोड़ा है। लेटर राइटिंग भी उस पे है, चैनल पे है, उसे पढ़ लेना अगर आपको थोड़ा प्रैक्टिस वहाँ पे करनी हो तो। और ये अच्छे से समझा दिया है, मुझे ईमेल कर देना अगर कहीं पे डाउट हो तो। मेल आईडी मैंने दे रखी है आपको। और आपको अगर लगे कि हाँ, और एक प्रश्न निर्माण की बहुत ही अच्छी वीडियो आपकी प्लेलिस्ट में है, 10th CBSE की प्लेलिस्ट में प्रश्न निर्माण की एक वीडियो है, बहुत अच्छा है, उसको पढ़ लेना एक बार। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई भी प्रश्न निर्माण आए और आपसे गलत हो जाए, गलत होगा ही नहीं आपसे। आप उसे एक बार अच्छे से पढ़ लेना, और मुझे जैसे टाइम मिलता है मैं रिवीजन करवा दूंगी उसका भी, लिटरेचर का भी। ठीक है, घटनाक्रम का और इसका। आज तो ये ग्रामर की पूरी रिवीजन आपकी हो गई है, इसे अच्छे से पढ़ लेना। नहीं समझ में आए दोबारा देख लेना, तीसरी बार देख लेना, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। और अपना ध्यान रखना, अच्छे मार्क्स लो, अच्छे से पढ़ो। नहीं आता है फिर पूछो, हम तो है ना बताने के लिए। जो भी नहीं आता है वो मुझसे पूछो, ईमेल करके पूछो कि मैम ये करवा दो, वो करवा दो। आप डाउट पूछो तो सही, स्कूल में पूछो, जहाँ पूछना है पूछो। ओके, और अच्छे से पढ़ाई करो, अपना ध्यान रखो। और अगर आप चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को ये वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जब भी आपकी स्टडी से रिलेटेड कोई वीडियो आएगी तो आपको सबसे पहले मिल जाएगी। और कोई और कुछ नया वीडियो अगर आपको चाहिए कि मैम ये वाला समझा दो, किसी भी क्लास का, 11th का, 12th का, 10th का, या किसी टेट से रिलेटेड, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हो। थैंक यू।